अब आज समस्या क्या है कि बहुत से लोग ऐसे अभी भी उस बुद्धि से ग्रस्त हैं और उस विषय को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, देखिए आज कुछ भी कहें, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ने मारा है इन लोगों को। पहले व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे बहुत सी चीजें गलत है, पर आज इंटरनेट, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसने आपको यह अधिकार दिया, यदि आपके अंदर सत्य को अन्वेषण करने की इच्छा है तो 80-90% तक आप सच्चाई के नजदीक केवल सर्च करके जा सकते हैं। पहले ये हथियार नहीं था तो वो अपना एक क्षत्रिय राज्य बनाने में सफल हो जाते थे, अब वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। उसी प्रकार से वो टेक्नोलॉजी से कैसे मार खाए। आप याद करिए, जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था तो पहले क्या स्टैंड लिया कि ये खाली जमीन पे बनी थी। अब उन्हें क्या पता था कि भविष्य में रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अटल जी की सरकार के समय रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई। भाई यही तो कहा था ना कोर्ट ने, खुदाई नहीं कर सकते। हमने रडार मैपिंग की, रडार मैपिंग में नीचे दिख जाता है कि समतल जमीन है कि स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर दिख गया तो हाई कोर्ट के सामने रखा गया, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। स्ट्रक्चर दिख गया तो उन्होंने खाली जमीन नहीं, ईदगाह पे बना था, कोई बात नहीं। अब जब कोर्ट ने परमिशन दिया कि स्ट्रक्चर दिख रहा है तो खुदाई कर दीजिए। अब खुदाई में जब खंबे निकलने लगे तो फिर उन्होंने स्टैंड चेंज किया कि नहीं ये तो जैन मंदिर था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जब हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आप बार बार बदल क्यों रहे हैं कि खाली जमीन पे था, ईदगाह पे था। अब जब उसमें वारहा वगैरह सब निकल आए, अब वो कहते हैं नहीं साहब ये तो खंबे लाके रख दिए गए। मतलब 72 बड़े बड़े खंबे लाके कहीं से रख दिए गए, जबकि उसकी पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी। और उसमें बस एक उदाहरण भी दे देता हूं कि कोर्ट ने उनसे यह भी कहा, देखिए जो लोग कहते हैं ना प्रमाण के आधार पे, एकदम हम तो हर चीज का प्रमाण देने को तैयार है। देखिए प्रमाण के आधार पे तय होना था तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप अपने अपने पक्ष में इतिहासकार ला सकते हैं जो प्रमाण दें। हमारे पक्ष में जो इतिहासकार थे उसमें एसपी ग्रोवर साहब, गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप और डॉक्टर हर्ष नारायण से बचपन में मुझे मिलने का भी अवसर मिला। और उधर से आप समझ सकते हैं वही सूरज भान, रोमिला थापर, डीएन झा, आरएस शर्मा वगैरह वगैरह जेएनयू ब्रांड थे। और वो अपने खुद नहीं आते थे, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जाते थे। अब देखिए वहां पर तो प्रचार नहीं चल सकता, तो कोर्ट ने कहा ये बताइए आप इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री आपका विषय है, तो उसमें से ज्यादातर लोगों ने लिख के दिया एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं। ठीक, अब इतिहास में दो विषय होते हैं, कल्चर यानी जो आपने पढ़ा, और आर्कियोलॉजी यानी खुदाई। तो यह विषय खुदाई संबंधित था, तो पूछा गया कि आर्कियोलॉजी आपका विषय, उन्होंने लिख के दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है। अब आइए, तो दस्तावेजों का परीक्षण होगा, तो दस्तावेज दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत या फारसी। तो उनसे पूछा गया कि आपको संस्कृत और फारसी आती है, तो आश्चर्य की बात है सबने लिख के भेजा कि साहब फारसी छोड़िए हमें संस्कृत भी नहीं आती है। जबकि हमारी तरफ के जो विद्वान थे उन्हें दोनों आती थी। मैं डॉक्टर हर्ष नारायण से पर्सनली मिला हूं, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले लोग कोई फारसी का दस्तावेज देते थे और उसे ट्रांसलेट करते थे तो वो वेरीफाई करने के लिए उनके पास जाता था कि भाई ट्रांसलेशन सही है या नहीं, हमें क्या पता क्या है। मगर उनकी महानता देखिए, यानी वो न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे। मगर कोर्ट में वो मामला चारों खाने चित्त हो गया। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अंत में यह कहना चाहूंगा कि जो पूरा क्रम है, जैसे आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में आ गए, तो पहले विष निकालना होगा, तब अमृत का साक्षात्कार होगा। और विष निकालने के लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आना होगा। हम आज दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, यह सत्य है पर यह पूर्ण सत्य नहीं है।